मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं cDNA लाइब्रेरी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जीनोमिक लाइब्रेरी। आज हम कंटिन्यू करेंगे cDNA लाइब्रेरी से। हम जीनोमिक लाइब्रेरी से cDNA लाइब्रेरी को कंपेयर भी करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे और साथ ही में हम दोनों को समझेंगे। हम पढ़ रहे थे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। cDNA लाइब्रेरी इसका लास्ट टॉपिक है। cDNA लाइब्रेरी अगर हम सरल भाषा में समझे तो हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या समझा था कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला संपूर्ण जीनोम का कलेक्शन कहाँ किया जाता है, एक जीनोमिक लाइब्रेरी में किया जाता है। कैसे किया जाता है? उस जीनोम के पहले खंड किए जाते हैं, उन खंड को फिर क्लोन में ट्रांसफ़र किया जाता है और उन क्लोन्स को या उन वेक्टर्स को उसमें मेंटेन किया जाता है लाइब्रेरी के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि इसका नाम है cDNA लाइब्रेरी, तो ये क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले संपूर्ण cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का कलेक्शन क्या कहलाता है? cDNA लाइब्रेरी कहलाता है। So, a cDNA library is a collection of cloned DNA sequence that are complementary to the mRNA that was extracted from an organism or tissue. अब यहाँ पे अगर हम बात करें cDNA कैसे प्राप्त होता है, डायरेक्टली तो किसी जंतु में cDNA पाया नहीं जाता। तो यहाँ पे किसी एक सजीव में पाए जाने वाले संपूर्ण mRNA को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। उस mRNA से फिर क्या बनाया जाता है? DNA बनाया जाता है वापस, और उस DNA को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA, जिसको कि लाइब्रेरी के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। mRNA कैसे बनता है? mRNA बनता है DNA के अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो DNA ट्रांसक्राइब होगा और क्या बनेगा? mRNA बनेगा, और mRNA को फिर आइसोलेट किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझेंगे, मैंने आपको बताया था कि किसी सजीव में पाए जाने वाले समस्त जीन हमेशा एक अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते। आवश्यकता के अनुसार कुछ जीन स्विच ऑन होते हैं तथा कुछ जीन स्विच ऑफ रहते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो अगर ह्यूमन या मनुष्य की बात करें तो हमारे अगर आमाशय की कोशिकाओं की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो सेल्स होती हैं, ये इनका DNA कौन से जीन बनाता है? पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाले जीनों की अभिव्यक्ति करता है, और इनमें इस प्रकार के mRNA बनते होंगे। लेकिन अगर हम हार्ट की बात करें तो वहाँ पे किसी प्रकार की पाचक एंजाइम नहीं बनते, जबकि DNA तो आप जानते हैं, चाहे बाल में, चाहे नाखून में, चाहे हार्ट में या लिवर में, सब जगह समान DNA मिलता है, क्योंकि कहीं पे भी आप DNA बदला नहीं जाएगा। तो जो मेन अंतर है वो किसका है? जीनों की अभिव्यक्ति का, कि किसी कोशिका में कोई जीन अभिव्यक्त होते हैं, कहीं पे कोई। तो इसमें आगे इसलिए दे रखा है कि mRNA that was extracted from an organism और टिश्यू। अगर हम ह्यूमंस की या फिर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे हम टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर टिश्यू से mRNA निकाला और वहाँ पे उसको हमने एज ए cDNA मेंटेन किया। छोटे ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स है, तो वहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म का cDNA निकाल सकते हैं, संपूर्ण ऑर्गेनिज्म का mRNA आइसोलेट कर सकते हैं। तो cDNA is produced from fully transcribed mRNA found in the nucleus and therefore contain only the expressed gene of an organism। यहाँ पे हमने देखा कि cDNA जो बनता है वह mRNA से बनता है, और mRNA प्राप्त होता है किसी से कोशिका के न्यूक्लियस में जो DNA है उससे जो संपूर्ण, उसके एक्सप्रेशन से जो संपूर्ण mRNA बना, तो ये है एक्सप्रेस्ड जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। mRNA सिर्फ एक्सप्रेस्ड जीन से बनता है, तो यहाँ पे जो जीन स्विच ऑन होंगे केवल उन्हीं का ही हमको mRNA प्राप्त होगा, जो स्विच ऑफ होंगे उनका mRNA प्राप्त नहीं होगा। सिमिलरली टिश्यू स्पेसिफिक cDNA लाइब्रेरी कैन बी प्रोड्यूस। मैं बता चुकी हूँ आपको कि cDNA लाइब्रेरी केवल ऐसे नहीं होता कि ये ह्यूमन जीनोमिक लाइब्रेरी, लेकिन cDNA लाइब्रेरी कैसे होगी? टिश्यू स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल कि हार्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन cDNA लाइब्रेरी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोनों में अंतर। अब इसके स्टेप्स, अगर हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो पहला और दूसरा स्टेप इसका अलग है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्टेप बिल्कुल सेम है, किसके लिए समान? जीनोमिक लाइब्रेरी के समान। पहला स्टेप क्या रहेगा? वहाँ पे जीनोमिक लाइब्रेरी में हमने आइसोलेट किया था जीनोम या DNA, यहाँ पे आइसोलेट करेंगे टोटल mRNA किसी ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ टोटल mRNA।
दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इस mRNA से cDNA का निर्माण करना। आप जानते हैं कि सामान्यतः जो सेंट्रल डॉग्मा होता है उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसके लिए हमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके नाम से आप समझ पा रहे हैं, रिवर्स मतलब उल्टा, ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने वाला या अनुलेखन करने वाला। उल्टा अनुलेखन मतलब, सीधा अनुलेखन क्या होता है डीएनए से आरएनए, उल्टा अनुलेखन क्या होता है आरएनए से डीएनए। तो इस प्रकार से जब वापस आरएनए से डीएनए बनता है और इस डीएनए को हम इसलिए क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA। तो जब cDNA बन गया, अब cDNA को फिर से वही सारी स्टेप होगी जो हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में पढ़ी थी। cDNA को पहले पार्शियल डाइजेशन द्वारा खंडित किया जाता है, इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाए जाते हैं। इन फ्रैगमेंट्स को फिर सूटेबल क्लोन में ट्रांसफ़र किया जाता है, सूटेबल वेक्टर्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, और आगे इन जो वेक्टर्स है इनको पर्टिकुलर होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि अगर जीवाणु है, बैक्टीरिया है या फिर ईस्ट है, वायरस है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उसे एज ए लाइब्रेरी मेंटेन किया जाता है। तो नीचे वाला स्टेप सेम है। और छठा स्टेप हमने पढ़ा था कि यदि हमको जिस डीएनए cDNA की आवश्यकता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब को हम उस पर डालेंगे, हाइब्रिडाइज करके हम पहचान लेंगे कि हमें कौन सा डीएनए चाहिए। तो बेसिकली आपको सिर्फ स्टेप 1 और 2 का ध्यान रखना है जो कि अलग है cDNA लाइब्रेरी में जीनोमिक लाइब्रेरी से। ये हम डायग्राम द्वारा समझेंगे। ये देखिए आप, जो ग्रीन कलर के पोर्शन है ये है mRNA। mRNA जो हमको प्राप्त हुआ था, ये mRNA हमने कहाँ से निकाला, किसी टिश्यू से निकाला या किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला। इस mRNA का हमने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, तो उससे हमको प्राप्त हुआ डीएनए। जो आप देख रहे हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुंडलीनुमा, ये है डीएनए। कौन सा डीएनए, cDNA। कौन सा एंजाइम काम आया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम आया। क्या मिला हमको, cDNA मिला। इसके बाद में हमने इसको डाइजेस्ट किया और डीएनए के खंड बनाए। आप देख रहे हैं ये डीएनए के खंड बन गए। इसके बाद में हमने इसको एक वेक्टर में ट्रांसफ़र किया। तो आप देख रहे हैं कि ये पहले एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने काटा उसी सेम आरी से और इसमें हमने डीएनए को ट्रांसफ़र किया। तो आप ये हाइब्रिड वेक्टर या रिकम्बिनेंट वेक्टर देख पा रहे हैं जिसमें डीएनए और वेक्टर दोनों हैं। आगे इसको हमने सूटेबल होस्ट, अगर इसका प्लाज्मिड है ये वेक्टर, तो इसको हमने इकोलाई में ट्रांसफ़र किया। इकोलाई जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा और साथ में हमारा जो डीएनए के खंड है वो भी मल्टीप्लाई होंगे, cDNA के खंड। तो लाइब्रेरी एम्प्लीफिकेशन इज़ रैपिडली प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और अगर हमको वापस इसे डीएनए आइसोलेट करना है तो कलेक्शन, हम पर्टिकुलरली कलेक्शन ऑफ cDNA इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं इससे जो एक्टिवली ट्रांसक्राइब जीन। दोनों में अंतर ये है, जीनोमिक लाइब्रेरी में समस्त जीन होते हैं, इसमें केवल जिनका एक्सप्रेशन होता है वही जीन होते हैं। तो ये मुख्य अंतर है cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी में। अब इसी चीज़ को हम कोशिश करते हैं एक एनिमेशन के द्वारा, अगर हम समझें तो किस प्रकार से समझेंगे। बहुत आसान है। cDNA लाइब्रेरीज़ की हम बात करें तो व्हाट इज़ cDNA लाइब्रेरी, मैंने बताया था ग्रुप ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स दैट टुगेदर रिप्रेजेंट एन एंटायर जीनोम। अब आप देखिए ये क्या है, अगर हम बात करें तो एक जीनोम है पूरा, यह एक पूरा डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को हमने क्या किया, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा। तो आप देख रहे हैं डीएनए के बहुत सारे खंड हो गए। बाद में हमने उस डीएनए को एक सूटेबल वेक्टर में ट्रांसफ़र किया। ये हम बात करें जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक लाइब्रेरी की, जिसमें संपूर्ण डीएनए है। सूटेबल वेक्टर को ट्रांसफ़र किया, ये रिकम्बिनेंट वेक्टर बन गया हमको। अब इस रिकम्बिनेंट वेक्टर को हम क्या करेंगे, एक इसके इकोलाई बैक्टीरिया में है, जो भी इसका होस्ट है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए इकोलाई बैक्टीरिया की कोशिकाएँ हैं, इसमें हमने वेक्टर को क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट वेक्टर को इनमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए ये हमारा रिकम्बिनेंट वेक्टर इसमें ट्रांसफ़र हो गया। अब जैसे जैसे द वेक्टर स्वयं भी अपने अंदर प्रतिकृति करते रहते हैं जीवाणु के साथ में, और जैसे जैसे जीवाणु की कोशिका स्वयं वृद्धि करेगी तो ये वेक्टर्स भी वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाती है किसकी, हमारे डीएनए की। तो बेसिकली हमने क्लोनिंग का मतलब ये बताया था, बहुत सारी फ़ोटोकॉपी करना। तो ये जो फ्रेगमेंट्स है ये क्या बनाते हैं, डीएनए लाइब्रेरी। अब cDNA लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, केवल एक्सप्रेशन करने वाले जीन्स होते हैं दैट आर कलेक्शन ऑफ। अब जैसे ये पूरा संपूर्ण डीएनए, हमको ये पूरा नहीं चाहिए,
यहाँ पे हमारे जो काम की चीज़ है, जो रेड वाली है वो है एक्सॉन जो एक्सप्रेस करेंगे, और जो ब्लू वाले हैं वो हैं इंट्रॉन जो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हम पढ़ चुके हैं पहले। तो पहले क्या हुआ कि हमने mRNA बनाया, तो mRNA में बिना काम की चीज़ें चली गई, ओनली हमारे क्या काम आए, एक्सॉन्स काम आए। ये हमको मिल गया mRNA। ठीक है, आप देखिए साइज़ में अंतर है दोनों में। ये mRNA स्ट्रेंथ है, इसको RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमने वापस DNA में कन्वर्ट किया, तो ये बन गया हमको कॉम्प्लीमेंट्री DNA। समझ पा रहे हैं आप साइज़ कितना छोटा हो गया इसका। कॉम्प्लीमेंट्री DNA का हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया और उसके खंड प्राप्त किए। इन खंडों को फिर हमने लाइगेज एंजाइम के द्वारा वेक्टर में जोड़ा। तो इस प्रकार से हमें रिकम्बिनेंट वेक्टर्स प्राप्त हुए। इन रिकम्बिनेंट वेक्टर्स को हम वैसे ही जैसे हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में किया था, हम जीवाणु कोशिका में ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट में, जहाँ पे ये वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे जैसे ये वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ में हमारा जो cDNA है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA है, वो भी मल्टीप्लाई करेगा। और इस प्रकार से जो हमको मिलेगा, ये क्या, जब बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम इसमें जब चाहें इनको आइसोलेट कर सकते हैं, और cDNA लाइब्रेरी से हम इनको आइसोलेट करके अपना काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी काम करती है। मुझे आशा है कि इस लेक्चर से आप अच्छे से समझ पाए कि जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी में मुख्य अंतर क्या होता है। धन्यवाद।